हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपके लिए थोड़े से एमसीक्यूज लेके आई हूँ। राइट, मिक्स्ड एमसीक्यूज हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यूज। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। शेयर प्रीमियम मनी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड इन, कहते जो शेयर प्रीमियम मनी होती है उसको हम किस में यूटिलाइज नहीं कर सकते। फर्स्ट वन इज इशूइंग बोनस शेयर। बोनस शेयर को इशू करने के लिए राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिपेंचर्स एंड पेइंग कैश डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। जो हमारी शेयर प्रीमियम मनी होती है, शेयर प्रीमियम मनी कौन सी होती है कि फॉर एग्जांपल एक 10 रुपीज़ का शेयर जब हम कोई कंपनी इशू करती है, वो अगर वो 12 रुपये में इशू करती है, जो जो 2 रुपीज़ होते हैं वो क्या हो जाता है, कंपनी का प्रीमियम हो जाता है। राइट, ये जो प्रीमियम शेयर प्रीमियम मनी होती है इसको हम किस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। करेक्ट ऑप्शन इज पेइंग कैश डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। इसको हम लोग डिविडेंड देने के लिए ये इस मनी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स, कि जो प्रमोशन होती है कंपनी में उसमें क्या 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 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, कि अपने आइडिया को डिस्कवर करना कि क्या किस आइडिया किस पर्पस के लिए हम अपनी कंपनी प्रमोट कर रहे हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रपोजल के लिए डिटेल्ड एग्जामिनेशन देना। गैदरिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको गैदर करना। एंड ऑल ऑफ द अबव। अगर हम देखें प्रमोशन इन तीनों पर्पस के लिए की जाती है कि लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। राइट, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सेक्रेटरी इन अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। राइट, वो किसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है? डायरेक्टर्स के थ्रू, शेयर होल्डर्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू। जो सेक्रेटरी होता है कंपनी का वो किसके थ्रू अपॉइंट किया जाता है? बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन विल बिकम ऑप्शन ए। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। ये आपको कुछ सेक्शंस मेंशन है और ये एक्सप्लेनेशन मेंशन है। आपको ये बताना है कि सेक्शन 3 किस पर्पस के लिए होता है, सेक्शन 103 किस पर्पस के लिए होता है, 96 एंड सेक्शन 100। आपको ये ऑप्शंस गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपको इसमें से एक भी कोई सेक्शन पता होगा तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो सेक्शन 3 है वो फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी के लिए होता है, एंड सेक्शन बी है जो क्वारम ऑफ मीटिंग के लिए होता है, सेक्शन 96 है जो वो एनुअल जनरल मीटिंग के लिए होता है, एंड सेक्शन जो 100 है हमारा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के लिए होता है। क्लियर? ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is responsible to prove the infringement of registered trademark under section 29 of Trademarks Act 1999? राइट, कहते जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है अगर उसको कोई हार्म करता है या उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लेंटिफ, एक्यूज्ड। राइट, accused person depends on the commercial value of infringement and depends on the legal viability of trademark registration. Right, जो इंफ्रिंजमेंट होती है किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लेंटिफ खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? फॉर्म ऑफ बिड रिगिंग क्या होती है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म कहाँ पे होती है? एंड कार्टल क्या होते हैं? कार्टल कौन सी मार्केट में होते हैं? राइट, जो फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है मार्केट में वो कहाँ पे होती है? परफेक्ट कंपटीशन में होती है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। राइट, ये अगर आपको इसमें से एक भी अच्छे से आता होगा तो आप लोग इजीली इसका क्या कर सकते हो? आंसर कर सकते हो। क्लियर? void agreement is agreement having appreciable adverse impact on competition, form of bid rigging, subcontracting, cartel हो जाएगा horizontal agreement. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, जो हमारा कंपटीशन कमीशन एक्ट था वो इस्टेब्लिश इंडिया में कब किया गया? 12 अक्टूबर,
14th अक्टूबर 2003 या 14th अक्टूबर 2014 में। सो जो हमारा कंपटीशन एक्ट था वो कब इस्टेब्लिश किया गया? 14th अक्टूबर 2003 में, तभी कंपटीशन एक्ट 2002 बोलते हैं ना हम। क्लियर? नेक्स्ट, सेक्शन 236 ऑफ द कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू, जो हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 है वो किससे रिलेट करता है? मेमोरेंडम से, प्रोस्पेक्टस से, आर्टिकल से या इनकॉर्पोरेशन से? राइट जो हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 है वो रिलेट करता है प्रोस्पेक्टस से, रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टस। क्लियर? ये सेक्शंस आपको टिप्स पे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। What is the tenure of चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर कितने ईयर्स का होता है? 5 ईयर्स का, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स एंड नॉट फिक्स्ड। जो टेन्योर होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का वो कितने टाइम का होता है? इज ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का होता है। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The company is in the shape of winding pays all debts, expenses and costs. The money left is now to be distributed among the following. Right? कहते कंपनी क्या है, अपने सारे डेट्स को पे कर रही है, वाइंड अप होने वाली है, एक्सपेंसेस कॉस्ट को करे, जो भी मनी बचेगी लेफ्ट इज नाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फॉलोइंग। उस लेफ्टेड मनी को किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, डेटर्स जो होंगे या वर्कर्स को किया जाएगा? जो मनी लेफ्ट होगी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, वो शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। राइट? बिकॉज यहाँ पे लिखा है वाइंडिंग पेज ऑल डेट्स, एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट, की उसके बाद जो मनी बचेगी वो किसको दी जाएगी? शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। क्लियर? सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. Right? कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि जहाँ पे कुछ करना या ना करना। राइट? अगर कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का होना ना होना क्या है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे और आएगा, और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। सो ए डैश इज द कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट collateral to such contract does or does not happen, then it is called as contingent contract. तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? So our correct option will become option A. Moving to next question. Which is not the condition fulfilled before a seller is deemed to be an unpaid seller? Right? कहते which of the condition is which is not the condition fulfilled? कहते कौन सी ऐसी condition है जो fulfill नहीं होगी before a seller is deemed to be an unpaid seller? कि उस जहाँ पे seller क्या है, अनपेड सेलर बनने से पहले। राइट? ही मस्ट बी अनपेड इधर होली और पार्टली। कहते या तो उसको वो अनपेड होना चाहिए या तो होली या पार्टली। ही मस्ट हैव नॉट रिफ्यूज्ड पेमेंट व्हेन टेंडर्ड, कि जब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, टेंडर हो गया, तो उस टाइम पे क्या है, उसने पेमेंट लेने के लिए रिफ्यूज कर दिया। ही मस्ट हैव सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश और इन एक्सचेंज ऑफ अदर थिंग्स, उसने क्या किया, जो गुड्स थी वो सेल आउट कर दी इन एक्सचेंज ऑफ कैश और समथिंग। ही मस्ट हैव एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस, की उसके पास क्या है, इमीडिएट राइट है अपना प्राइस लेने का। सो which is not the condition fulfilled before a seller is deemed to be an unpaid seller? That he must have sold goods against cash or in exchange of other things. So हमारा correct option क्या हो जाएगा? Option C. Clear? Moving to next question. Which of the following is not a characteristic of a company? इनमें से कंपनी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी, परपिचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सो कंपनी क्या है? कंपनी की मैंने एक पूरी वीडियो जो है कंपनी की इंफॉर्मेशन पे डाली है, सो आप लोग पहले उसको जाके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। सो
कंपनी क्या होती है, उसकी आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है. सो विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. सो नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, कंपनी क्या होती है, कॉर्पोरेट बॉडी होती है. क्लियर. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. Tax is calculated only on the value addition at each stage of the transfer of ownership. कि जो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा किस पे किया जाएगा, ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन, जो कि वैल्यू एड ऑन हो रही है एवरी स्टेज पे, राइट. इन केस ऑफ जीएसटी, जीएसटी के केस में दिस हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल. इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन को कम करने में भी हेल्प होती है, राइट. जो ये रिडक्शन है, इस रिडक्शन को बेसिकली क्या बोलते हैं, राइट. कास्केडिंग इफेक्ट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, राइट. नाउ अभी ये वैल्यू एडिशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, 100 रुपीज का आटा लिया, राइट. 100 रुपीज का क्या लिया हमने, आटा लिया. उस पे 10% जीएसटी लगा, जिसकी वैल्यू बन गई 110. उस आटे से हमने क्या बनाया, ब्रेड बनाया. जो ब्रेड की वैल्यू कितनी होगी इस टाइम पे, 150 होगी. तो वो पूरे 150 पे 10% टैक्स नहीं लगेगा, जितना भी, चलो 10-20 जितना भी होगा, तो वो कितनी वैल्यू ऐड ऑन हुई है, हमारी वैल्यू ऐड ऑन हुई है 40 रुपीज़. तो टैक्स लगेगा किस पे लगेगा, ओनली 40 रुपीज़ पे टैक्स लगेगा, राइट. सो this it is basically called reduction of cascading effect. Cascading effect means कि जो पहले 100 रुपीज पे टैक्स लग चुका है उस पे ही दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, रेदर देन कि जो जितनी हमारी वैल्यू एड ऑन हुई है उस पे ही टैक्स लगेगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. assertion, the number of members in a company is 20 and hence the company is a private company. कि जहाँ पे जो number of members हैं वो क्या है, 20 है. so उस कंपनी वो कौन सी कंपनी हुई, कंपनी is a private company. रीजन क्या है, because according to the Companies Act 1956 a private company is one the number of members of which does not exceed 50. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 कहते हैं एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जहां पे जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 50 एक्सीड नहीं कर सकते. ये तो थी कंपनीज एक्ट 1956 की बात. बट नाउ अभी जो कंपनीज एक्ट 2013 आया है उसके अकॉर्डिंग जो मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इन अ कंपनी वो कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, राइट, इन अ प्राइवेट कंपनी. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा जो assertion एंड रीजन है वो क्या है, डू नॉट प्रेजेंट द होल ट्रूथ. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. क्लियर. ट्रिब्यूनल में अपॉइंट द ऑफिशियल लिक्विडेटर टू बी द लिक्विडेटर प्रोविजनली एट एनी टाइम. कहते हैं ट्रिब्यूनल कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकता है टू बी द लिक्विडेटर प्रोविजनली एट एनी टाइम, जो कि लिक्विडेटर होगा प्रोविजन टाइम पे एट एनी टाइम आफ्टर द presentation of petition for winding up after making the winding up order, after dissolution and last one is the statutory meeting. So tribunal कब अपॉइंट करेगा, आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, कि जब वाइंडिंग अप की पिटीशन को प्रेजेंट किया जाएगा उस टाइम पे एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को प्रोविजनल लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट किया जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ऑफर्स टू सेल बी हिज कार फॉर 2 लाख, राइट. कहते ए ने ऑफर करा बी को अपनी कार के लिए कार for 2 lakh. C standing nearby says I will take it if B does not take it, right. C जो कि उनके पास खड़ा था वो कहता अगर B ने नहीं ली तो फिर मैं ले लूंगा, right. B is not interested in the car. What will be the position if C says to A here is the money, I take the car, right. कहते B इंटरेस्टेड नहीं था कार में, तो अगर सी कहते ए को बोलता है कि ये रहे पैसे मैं आपकी कार ले रहा हूं, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा. देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी, ए मे और मे नॉट एक्सेप्ट द ऑफर एंड डी बोथ बी एंड सी. सो उस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बोथ बी एंड सी. देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड सी बिकॉज ए एंड सी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट किस में था, ए एंड बी में.
ए ने ऑफर करी थी बी को, राइट, बी ने एक्सेप्ट की, इधर एक्सेप्ट नहीं की, वो उसकी मर्जी है, राइट। इस ए में और मे नॉट एक्सेप्ट द ऑफर की, जो सी का ऑफर है वो ए एक्सेप्ट कर भी सकता है एंड नहीं भी कर सकता। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन सी कंडीशंस ट्रू हैं। देयर इज नो रियल कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस, की एग्जिस्टेंस में कहते कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कोई ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होती। देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, कि यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट, बिकॉज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस से क्रिएट होता है। यहाँ पे कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ना ही किसी की इंटेंशन होती है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए, एंड ऑल्सो देयर इज नो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच।